अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों में बहुत बड़ी झड़प हुई। अरुणाचल के तवांग में सैनिकों में ये झड़प हुई है और 9 और 11 दिसंबर को हुई सैनिकों में झड़प का एक अपडेट आपको TV9 दे रहा है, जहां तवांग के ही यंगसे में ही पेट्रोलिंग के दौरान झड़प की ये खबर आई। और अगली बड़ी खबर, जहां चीन की घुसपैठ को भारत का करारा जवाब। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। करीब 300 चीनी सैनिकों को LAC से खदेड़ दिया गया, जहां झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक आमने सामने थे। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम अहम खबरें। तवांग में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की। झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। 12 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पकड़ लिया, उन्हें धर दबोचा। बाद में 12 चीनी सैनिकों को भारत ने छोड़ा फ्लैग बीटिंग के बाद। तो देखिए, एक एक खबर, एक एक अपडेट LAC से सीधे आप तक। तवांग में जो कुछ भी हुआ वो चिंता में डालने वाला है। एक बार फिर साफ हुआ कि चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। लेकिन जो कुछ तवांग में हुआ उसके संदेश भी बेहद खास हैं। आप अगर इन पर गौर करेंगे तो एक भारतवासी के तौर पर यह महसूस कर सकेंगे कि इस घटना ने भारत की चाक चौबंद तैयारियों पर एक बार फिर से कैसे मुहर लगा दी है। समझते हैं यहां पर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर कि आखिर तवांग के ये 5 संदेश हैं क्या। समीर, बिल्कुल, तवांग के 5 संदेश समझिए। LAC पर क्या हुआ? 300 चीनी सैनिक आए और हमने उन्हें खदेड़ दिया, मुंह की खानी पड़ी। संदेश क्या मिला? हमारी फौज का दमखम, उसकी शानदार तैयारी एक बार फिर नजर आई। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि इस घटना के दौरान हमारे सैनिक कम थे, बैकअप लेकिन तुरंत आ गया। और संदेश क्या मिला कि सरहद पर हमारी तैयारी हमेशा पूरी है। बिल्कुल, सरहद पर कितनी पुख्ता तैयारी है ये साफ तौर पर नजर आया। हुआ ये कि वो फ्लैग मीटिंग के लिए तैयार हुए। संदेश क्या मिला? हमारा दमखम देख वो मजबूर नजर आए, क्योंकि इरादे तो कुछ और ही लेकर आए थे। बिल्कुल, उनके 20 से ज्यादा सैनिक यहां पर घायल बताए जा रहे हैं और हमारे जबकि 6 सैनिक भी घायल हुए हैं। लेकिन हमारी जवाबी चोट उनसे ज्यादा मजबूत नजर आई है, क्योंकि हमारे भारतीय जवानों ने डटकर मुकाबला किया। बिल्कुल, आक्रमण उन्होंने किया, खत्म हमने किया। सबसे बड़ा संदेश तो देखिए यही है, और ये कहीं ना कहीं चीन की फितरत को भी बेपर्दा करता है। संदेश ये कि दुश्मन को मैसेज देने में हम एक बार फिर कामयाब रहे। गलवान के बाद तवांग में भी मुंह की खानी पड़ी चीनियों को। अब तवांग के ये 5 संदेश, इसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करें और साथ ही हमारे रिपोर्टर से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दें। उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां TV9 के पास तवांग की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी है। बड़ी खबर, 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों पक्षों में झड़प। एक एक टाइमलाइन समीर अब हमारे दर्शकों को TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी पता लगेगी, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण खबर इस वक्त यही है, सबसे पहली, कि 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों पक्षों में ये झड़प शुरू हुई। समीर, बिल्कुल, और चीन की पेट्रोलिंग टीम में करीब 50 सैनिक मौजूद थे। एक एक डिटेल, इनसाइड स्टोरी तवांग झड़प की सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको बता रहा है। चीन की पेट्रोलिंग टीम जो थी उसमें करीब 50 सैनिक मौजूद थे। दोनों देशों के सैनिकों के पास गन और कांटे वाली रॉड्स मौजूद थी। अरुणाचल प्रदेश के LAC से बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको TV9 बता रहा है, क्योंकि यहां पर पूरी टाइमलाइन अब आपके सामने होगी। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में जिस तरीके से ये बड़ी झड़प हुई थी, उसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर अब पहली डिटेल आपके सामने कि आखिर तवांग में हुआ क्या था। इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल, इनसाइड स्टोरी। 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों ओर से पेट्रोलिंग टीम आमने सामने आ गई थी। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस इलाके में दोनों ही सैनिक जो हैं, दोनों ही देशों के, वो पेट्रोलिंग करते हैं। चीन की पेट्रोलिंग टीम में तब करीब 50 सैनिक मौजूद थे। ये क्लियर हुआ है। ये घटना LAC के पास यंगसे सेक्टर में हुई। कितना इलाका है, कितना क्रूशियल है ये इलाका, कितना सेंसिटिव है, क्योंकि दोनों देशों के सैनिक के पास जिस तरीके से गन, कांटे वाली रॉड्स थी, उसी के तहत कैसे भारतीय जवानों ने मुकाबला किया। दोनों पक्षों में करीब 30 मिनट तक झड़प होती रही और गन का इस्तेमाल
नहीं हुआ। बिल्कुल, ये भी नई जानकारी है। 30 मिनट तक ये झड़प चलती रही, आधे घंटे तक यही हालात रहे। चीनी सैनिक जो खतरनाक इरादों के साथ वहां पर आए थे, उनका सामना किया भारतीय सैनिकों ने, और सैनिकों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया, हाथापाई भी हुई। जिसके बाद आपको याद होगा कल शाम को यह खबर सामने आई थी कि कुछ सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां भी टूटी। यही वजह है कि दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारियों ने भी पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया। बातचीत हुई, आनन फानन में फ्लैग मीटिंग का फैसला हुआ जो अगले दिन हुई थी। तो देखिए, ये तमाम अहम जानकारियां, नई जानकारियां इस वक्त सामने आई हैं, और हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। उन्होंने ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं। आशीष, अब बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 9 दिसंबर को क्या हुआ इसे लेकर कल शाम 7 बजे से तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब कई नई जानकारियां जो हैं वो भी सामने आई हैं, जो ये बता रही हैं कि ये झड़प किस लेवल की थी। बिल्कुल, अब पिक्चर ना केवल पूरी क्लियर हो रही है, बल्कि एक पूरी पिक्चर निकलकर सामने आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या 9 दिसंबर को, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, और किस तरह से नंबर्स अचानक से बढ़ गए। जब दोनों तरफ पेट्रोल थे, भारत की तरफ से, चीन की तरफ से, वो नो मैंस लैंड है, वहाँ पे एग्जैक्टली कोई टुकड़ी डिप्लॉयड नहीं है, ना भारत की ना चीन की, और इसीलिए ये क्लैश जब हुआ तब नंबर्स अचानक से बहुत ज़्यादा 500 तक चले गए थे, क्योंकि दोनों साइड की पेट्रोल्स जो आप मान के चले रफली 25 से 50 के बीच में होती है। हर आर्मी के लिए लोकेशन के हिसाब से थोड़े थोड़े नंबर्स अलग होते हैं। यहाँ पर भारत और चीन के पेट्रोल जब दोनों आमने सामने आए, और एग्जैक्ट जो लोकेशन था वो ईस्ट और पूर्व दिशा में है, चूमी ग्यात्से वाटरफॉल, और वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो हम दर्शकों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों उसका पकड़ना, उस पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है दोनों के लिए। चीनी सेना कोशिश करती है इस पर कब्जा हो जाए, ताकि वो सेला तवांग जो हमारा स्ट्रैटेजिक रोड है उस पर डायरेक्ट और पूरी नज़र रख सके, लेकिन भारतीय जवान उसे आसानी से हासिल नहीं होने देते, और इसीलिए जो झड़प हुई 9 दिसंबर को वो तुरंत 50 से लेकर 450-500 नंबर तक पहुंच गए, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्टोन पेल्टिंग, गन कैरी करते हुए भी गन का इस्तेमाल न होना, ये इसी वजह से फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हुए, और इंजर्ड की संख्या दोनों तरफ मिलाकर दोनों पक्षों में करीब 30 मिनट तक ये झड़प हुई है। और आशीष, आपने एक एक इन्फॉर्मेशन, पूरी टाइमलाइन बताई है। इस पर आगे आपसे और इन्फॉर्मेशन ले हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करें। उससे पहले लेटेस्ट अपडेट, तवांग में भारत के 6 जवान घायल हुए हैं। झड़प में भारतीय सैनिकों को हल्की चोटें भी आई हैं, और 6 जख्मी जवानों को अब गुवाहाटी लाया गया है। गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा है। देखिए, 6 जख्मी जो जवान हैं उनका गुवाहाटी के अस्पताल में इलाज चल रहा है, ये भी हम आपको बता दें। और उधर चीन की तरफ नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, 20 जवान उनके घायल बताए जा रहे हैं, और एक मेजर रैंक का अधिकारी भी घायल हुआ है, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो बीजेपी सांसद हैं वो ये दावा कर रहे हैं। हालांकि इस दावे की अभी सेना की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प के बाद भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर चर्चा हुई। फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। पता यह भी चला है कि लोकल कमांडर लेवल की ये फ्लैग मीटिंग थी। लोकल कमांडर जो थे वो आमने सामने बैठकर उन्होंने इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश अपने लेवल पर की, और फ्लैग मीटिंग के बाद जो कुछ तय हुआ उसे अमल में भी लाया गया। ये उसी आधार पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समीर, जिस तरीके से हमने बताया कि 30 मिनट तक झड़प होती रही, कि सीनियर अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसी के बाद ये बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी खबर आपने यही बताई कि किस तरीके से फ्लैग मीटिंग यहां पर हुई, और फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और इनपुट आपके सामने, जहां तवांग झड़प पर सेना का ये बयान सामने आया, और उसी को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है। 9 दिसंबर को हुआ क्या, ये हमने आपको बताया, लेकिन समीर, एलएसी पर भारत चीन सीमा पर झड़प के बाद ये बयान। बिल्कुल, और जून 2020 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं, जब गलवान हुआ था। गलवान में झड़प हुई थी, 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और खदेड़ दिया था चीनी सैनिकों को। मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि गलवान में जो सबक हमने सिखाया उसे चीन एक बार फिर भूल चुका है।
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 9 दिसंबर की उस घटना का हम बार-बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं। अब सेना के बयान को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, जहां 9 दिसंबर को चीनी सेना LAC के पास तवांग सेक्टर पर पहुंच चुकी थी। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने यहां पर उसी वक्त समीर रोक दिया था। बिल्कुल, दोनों ही देशों की सेनाएं यहां पर पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन पेट्रोलिंग टीम ने ही, चीन की जो पेट्रोलिंग टीम थी उसने आक्रामक रुख अपनाया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी एक एक डिटेल सेना की तरफ से साझा की गई है। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई, दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई। ये भारतीय सेना का जो आधिकारिक बयान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए अपनी अपनी पोजीशन से। लेकिन यह भी देखना होगा कि किस तरीके से भारत की पूरी तरीके से तैयारी थी और भारत की इन बैकअप टीम्स के बलबूते ही यहां पर समीर इस बात में कामयाबी मिल पाई थी कि झड़प के बाद भी दोनों देशों के सैनिक उस वक्त हालांकि पीछे हट गए और दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए जिस तरीके से फ्लैग मीटिंग हुई है, सीनियर अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है, उसके बाद यहां पर फिलहाल स्थिति में सुधार जरूर बताया जा रहा है। लेकिन दोनों तरफ से अपनी अपनी सीमा में जिस तरीके से पेट्रोलिंग होती है, जिस तरीके से इस पूरे इलाके में गश्त किया जाता है, आए दिन ये सैनिक आमने सामने जरूर होते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कर्नल US राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं और सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्थाना साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जो अहम इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ताजा नई जानकारियां इस झड़प की जो सामने आई हैं वो ये कि 50 उनकी तरफ से थे, 30 हमारी तरफ से थे। 50 सैनिक थे चीन के जो कि पेट्रोलिंग करने के लिए आए थे और उसके बाद झड़प पर आमादा हो गए क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और अचानक से 250 सैनिक और आ जाते हैं जैसे ही झड़प शुरू होती है। इरादे क्या नजर आते हैं, स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है चीन की इस नई जानकारी पर अगर गौर किया जाए तो? पेट्रोल की जो आपस में झड़प होती है, ये ना तो ये पहली झड़प है और ना ये आखिरी झड़प है, क्योंकि उस इलाके में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका जो भारत का मानना है और जो चीन का मानना है थोड़ा अलग है। और ये जो परसेप्शन है ये कई जगह ओवरलैप करता है। अब जिस इलाके में ओवरलैप करता है उस इलाके में हम भी वहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं जहाँ तक हम मानते हैं कि LAC है, और चीन भी उस जगह तक पेट्रोलिंग करता है जहां तक वो मानता है कि LAC है। और हमारा काम है कि उसको रोकना। हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई, संयम दिखाया और संयम के साथ उनको रोका। और अब गलवान के बाद में अगर आप देखें तो उससे हमारी मुस्तैदी और इस किस्म की बढ़ गई है कि चीन के ऊपर भरोसा तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हमें हर समय तैयार रहना पड़ेगा। और ये हमारे जवानों ने दिखाया कि अगर जैसे ही वो और आगे बढ़ना चाहते थे, जिस लाइन तक उनको अलाउड था ठीक है, जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहते थे उनको जबरन रोक दिया गया और संयम इसलिए दिखाया गया कि फायरिंग नहीं हुई। सर, दो महत्वपूर्ण बातें आपने बोली है। एरिया, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने इस बात के जरिए समझाई है कि आखिर ये एरिया इतनी इंपॉर्टेंस कैसे रखता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है रिटेलिएशन की बात। भारत की इसको लेकर तैयारी कैसे? चीन की साजिश की सरकार को पहले से आशंका थी, पहले से पता था चीन के इरादे, चीन क्या कर सकता है इसकी जानकारी थी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विदेश मंत्री ने दिया था बड़ा बयान, LAC पर चीन की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा गया था S जयशंकर की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से। चीन की साजिश का सख्ती से देंगे जवाब, ना सिर्फ कहा गया बल्कि करके दिखाया भी गया। सुनिए S जयशंकर ने कहा क्या था। Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. तो देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो बयान दिया उससे साफ पता चलता है कि आशंका कहीं ना कहीं थी। चीन के इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं इसकी जानकारी हमें थी और इसलिए जबरदस्त तैयारियां की गई थी LAC पर। कर्नल राठौर, आप कुछ ऐड कर रहे थे, किस तरह से आप देखते हैं, न सिर्फ कहा गया बल्कि करके दिखाया भी गया, मुंहतोड़ जवाब मिला चीन को?
देखिए, ये जो विदेश मंत्री का आपने बयान दिखाया है, ये इंगित करता है और इस तरीके की खबरें आ रही हैं जी कि नवंबर 30 के बाद ये इस तरीके की धक्का मुक्की और वारदातें ईस्टर्न सेक्टर में कई जगह हुई हैं, न सिर्फ तवांग या यांगसे में, ये कई जगह हुई हैं। इसी वजह से ये बयान दिया गया है। वो मैं ये कह रहा था कि चीन इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। आप अगर देखिए, गलवान के हीरो से ओलंपिक की टार्च जलवाना, गलवान के हीरो को सीपीसी की मीटिंग में बुलाना, जी जिनपिंग को कहना कि सारे कॉन्फ्लिक्ट वन फाइट टू विन वॉर, पूरे पीएलए को आह्वान करना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये टैक्टिकल लेवल का मूव अब ये नहीं रहा। ये मैं ये फिर बताना चाहता हूँ कि ये बात मान के कि उनके 6 घायल हुए, मेरे 2 घायल हुए, उनका हाथ टूट गया, इनका पैर टूट गया, ये नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है। इसको एलएसी को हमें डिफेंड करना पड़ेगा बाय फोर्स, बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स। जी, ये कोई पेट्रोलिंग, निहत्थी पेट्रोलिंग, धक्का मुक्की, कुश्ती, धुआं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, भारत की इस तैयारी ने क्या अब तवांग में ही चीन को मजबूर कर दिया है? यहाँ पर तिलमिलाहट चीन की जिस तरीके से सामने आ रही है, क्या ये एक बड़ी वजह है? इस पर और जानकारी आपसे ले और समझे हालात को। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से गलवान झड़प के बाद से ही चीन अब खींच में है और अरुणाचल को लेकर चीन की हमेशा जिस तरीके से टेढ़ी नजर रही है समीर, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर चर्चा से पहले और इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। और अरुणाचल में भारत सरकार की मुहिम पर भी ऐतराज जताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय विकास ने चीन की चिंता बढ़ाई और हमने देखा है पिछले कुछ महीनों का अगर हम जिक्र करें, अरुणाचल प्रदेश से सटी जो सीमा है, जो चीन का इलाका है, चीन के हिस्से में आता है, वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, किस तरह गांव के गांव बसाने की कोशिश की गई। 40,000 करोड़ का हाईवे निर्माण चीन को खटकता रहा। मतलब अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, पुरजोर तैयारियां कर रहा है, वो ठीक, लेकिन अगर भारत ऐसी ही तैयारियां करता है तो उस पर ऐतराज जताने से भी बाज नहीं आता ये मुल्क। और भारतीय सेना के जिस तरीके से सड़क में निर्माण को लेकर आप बड़ी जानकारी समीर दे रहे हैं, अरुणाचल पर चीन कई बार अपना दावा भी कर चुका है और एलएसी को लेकर चीन जिस तरीके से अपना नक्शा बदलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करता है अपने नक्शे के मुताबिक, लेकिन चीन की चालबाजी देखिए कि किस तरीके से वक्त वक्त पर वो अपना नक्शा भी बदलता रहता है। सुमित, मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, अच्छे से पूरे एरिया को तो समझते ही हैं, लेकिन चीन की इस चालबाज का वजह क्या लगती है? क्या मौसम के मुताबिक भारत की तैयारी को परखने की वो कोशिश कर रहा था? 3-4 कारण। एक बात जो आप कह रहे हैं वो सही है कि कहीं ना कहीं चीन भारत की कैपेबिलिटीज और पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है गलवान के बाद, कि भारत किस हद तक जा सकता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच इसी क्षेत्र में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था और चीन ने पुरजोर इसका विरोध किया था। भारत ने कहा कि ये आपका मामला नहीं है, ये द्विपक्षीय, भारत और अन्य देशों के साथ भारत किसके साथ कहाँ ड्रिल करे अपने क्षेत्र में, ये उसका विषयाधिकार है। तीसरी बात जो तवांग जो है वो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्ट्रेटेजिक, कल्चरली, और जो तिब्बत रीजन है उसको उसके क्षेत्र में अपना अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। इन तमाम कारणों को देखते हुए जो कुछ अभी हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ और अहम जानकारियां शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले तवांग में चीनी साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले साल से अरुणाचल में साजिश की तैयारी थी। पिछले साल से 2021 से पीएलए अरुणाचल की तरफ बढ़ रही थी, ये जानकारी सामने आई है। पीएलए ने तवांग पर कब्जे का पूरा प्लान तैयार किया था। चीनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसे लेकर तमाम खबरें पोस्ट की जा रही थीं। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक डिटेल इस बारे में आपके सामने, जहां बता दे तवांग पर आखिर चीन की नजर है क्यों। चर्चा करने से पहले ये इंफॉर्मेशन जान लीजिए, क्योंकि सामरिक रूप से तवांग जिस तरीके से बहुत अहम है, जितना क्रूशल और सेंसिटिव है, उसी को लेकर हम आगे इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं कि आखिर तवांग पर चीन की नजर क्यों है और सामरिक तरीके से अगर देखें, इस रूप से देखें तो तवांग इतना अहम भी क्यों है, इस बारे में एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बत के बीच ये जो पूरा कॉरिडोर है समीर, उस पर कैसे यहाँ पर नजर रखी जाती है,
कैसे अब ड्रोन्स के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखने के तहत क्या ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई गई है? बिल्कुल, और तमाम तरह की अत्याधुनिक तोपें भी यहां पर तैनात की गई थी। तवांग के इलाके से भूटान भारत पर नजर रखना संभव है, यह चीन मानता है, और इसीलिए इस इलाके पर उसकी पैनी नजर है, नजर गड़ा कर रखी है चीन ने। क्योंकि सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह इलाका तवांग का बहुत महत्वपूर्ण है चीन के लिए भी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, देखिए, एलएसी को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। एलएसी वेल डिफाइंड नहीं है, यह भी मुद्दा बार बार उठता है। लेकिन हमें यह पता है कि पेट्रोलिंग टीमें जो होती हैं, चाहे वो इंडिया की हो या चाइना की, उन पेट्रोलिंग टीमों के पास बाकायदा मैप मौजूद होता है, नक्शा मौजूद होता है। भारत की तरफ से जो मैप जो है वो तो है, लेकिन चीन की तरफ से जो पेट्रोलिंग टीमें आती हैं, अक्सर उनके हाथों में कुछ दूसरे ही तरह का मैप नजर आता है। इस स्थिति को कैसे आने वाले वक्त में इसका सामना किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस समस्या का मूल जो समस्या का हल निकलेगा वो तो कूटनीतिक तरीके से ही निकल सकता है, क्योंकि अगर हम तनाव बढ़ाते हैं तो तनाव से कोई हल नहीं निकलेगा। मजेदार चीज़ ये है कि जो इस समय जो टाइमिंग है इस घटना की, जिसकी चर्चा हो रही है कि पिछले 2-3 दिनों में इस घटना को बार बार हुई ऐसी घटना है, उसके पीछे मुख्य कारण है कि अगर आप देखें कि मौसम का परिवर्तन होने वाला है और अभी इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। अगर इस इलाके में जहाँ पर अभी हड़प झड़प हुई है, अगर ये चीन अपना कब्जा कर लेता तो अगले 3 महीनों तक यहाँ पर जो है चीन कहता कि ये मेरा ही इलाका है, तो जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसको ये उसके नाते अपने अक्षय को और बढ़ा देता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, भूटान के ये ईस्ट में हुआ है। इसके पहले जो डोकलाम की घटना हुई थी वो इसके वेस्ट में हुई थी, और इसके बीच दोनों घटनाओं के बीच में भूटान में चीन ने जो है कोशिश किया था कुछ हिस्से में घुसने का, जिसका कि भारत ने बहुत ही करारा जो है उस प्रतिक्रिया दी थी। तो भूटान भी चाहते हैं, क्योंकि भूटान में उतना प्रतिरोध नहीं है चीन का, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से भूटान में वो आ जाएं और जो वहाँ की जो सीमा रेखा है उसको जो है वो परिवर्तित करना है परमानेंट बेसिस पर। तो इसका समस्या का हल केवल जो है कूटनीतिक तौर पर होगा, लेकिन नहीं। और डीके पांडे जी, आप ये देखिए कि पहले डेप्सांग, फिर लद्दाख और अब तवांग। लद्दाख में अभी गतिरोध पूरी तरह से दूर भी नहीं हो सका है, और एक और फ्रंट चीन यहां पर खोलता हुआ नजर आ रहा है तवांग के अंदर। देखिए, तवांग के अगर देखा जाए, तवांग की जो लोकेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जो है भारतीय सेना के साथ भारतीय वायुसेना का भी जो है वहाँ एलिमेंट है, और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारी जो एयर सर्वेलेंस की जो ऑपरेशंस हैं वो नियमित रूप से होते रहते हैं, ताकि ये स्थापित किया सके कि हम जो वहाँ की सीमा रेखा की जो सम्मान है वो हम दोनों तरफ से हो। लेकिन अगर चीन नहीं चाहता कि किसी प्रकार का समझौता हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। दूसरी तरफ हमें प्रयास करने ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में जो हमारी सेनाएं जो हैं तत्पर हैं, सही बात है, और इसीलिए जैसे को तैसे की नीति पर अमल किया जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन की हरकतों का माकूल जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। और बॉर्डर पर चीन के षड्यंत्र को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, इन सीमाओं को जिस तरीके से लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 22,000 किलोमीटर चीन की ये सीमाएं हैं, और साथ ही 14 देशों से लगती चीन की सरहद, जहां पर ये चीन की चालबाजी उस वक्त भी सामने आई कि कैसे उसने भूटान पे अपने गांव बसाने की कोशिश भी की। बिल्कुल, और 3,480 किलोमीटर की यह सीमा बहुत अहम, क्योंकि यह भारत और चीन की सीमा है, और जगह जगह चीन इसी तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अरुणाचल की 1,126 किलोमीटर सीमा चीन के साथ लगती है। 1,126 किलोमीटर की सीमा पर हमें पैनी नजर रखनी है। और अरुणाचल से सटे 15 इलाकों के नाम भी यहां तक बदल दिए गए हैं। 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदल दिए थे, और 400 किलोमीटर है ये चीन और भूटान की पूरी सीमा, जहां पर चीन की कब्जे की ये रणनीति को लेकर लगातार खबरें आती रहती है, क्योंकि भूटान में ही करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है, और भूटान की जमीन पर 4 गांव बसाने के आरोप भी चीन पर लगते रहे, जिसका जिक्र मैंने अभी समीर किया। बिल्कुल, और अगले साल से नया सीमा कानून लागू करने जा रहा है चीन। आने वाले वक्त में क्या करेगा, इसे लेकर मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चीन यहीं पर रुकने वाला है नहीं। भले ही कितने मुंह तोड़ जवाब उसे ना दिए जाएं, भले ही कितना ही सबक क्यों ना सिखा लिया जाए। आशीष, आने वाले वक्त में क्या रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक नया फ्रंट खोलता हुआ फिलहाल चीन नजर आ रहा है, और तवांग पर तो काफी अरसे से चीन नजरें गड़ा कर बैठा था। देखिए समीर, चाहे लद्दाख हो, तवांग हो, या फिर बाकी एलएसी का कोई भी सेक्टर, जब भी चीन को लगता है कि वो
किसी तरह से क्लैश कर सकेगा या फिर किसी तरह से दुविधा उत्पन्न कर सकता है भारत के लिए, वो अचानक से वो लोकेशन चूज़ करता है। लेकिन पहले जब 5-6 साल पहले तक जो सिचुएशन थी अब वैसी है नहीं। अब वो जो भी सेक्टर चूज़ कर ले उसे ऑलमोस्ट इक्वल, अगर ज़्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट इक्वल तो ज़रूर उसे रिटेलिएशन भारत की तरफ से ज़रूर दिखाई देता है। और ये एक बड़ा बदलाव आया है चीन की तरफ से स्ट्रैटेजी की। अगर हम बात करें, जिस तरह से वन ऑफ आवर पैनलिस्ट ने भी मेंशन किया कि ये स्पेसिफिक टाइम बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और दोनों अब अगर हम लार्जर गेम पर देखेंगे तो हमें रशिया यूक्रेन युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू भी उस लेंस से भी देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीन की हिमाकत उस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखी जाएगी और की जाएगी कि किस तरह से विश्व में क्या चल रहा है। और फिर भारत के साथ में ऐसे समय पर सीमा विवाद को एक बार फिर गरमाने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। खैर वो एक बड़ा लार्जर पिक्चर है, लेकिन मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता था कि वो भी ज़रूर वो सोचेगा ज़रूर ड्रैगन कि किस तरह से इसे उसके पक्ष में किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के मध्य में हम हैं और ऐसे समय में वहाँ पर पेट्रोलिंग ऑलरेडी बहुत रेयर हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि नो मैंस लैंड है और वहाँ किसी की पोस्ट नहीं है उस स्पेसिफिक क्लैश एरिया पर। और ऐसे में अगर चीनी सेना ज़्यादा नंबर्स के साथ में आए पेट्रोल के लिए और वो क्लैश हो जाए इंडियन पेट्रोल के साथ में, तो ये इस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक पिक्युलियर एस्पेक्ट है कि उन्होंने कुछ प्लान ज़रूर किया था। भले ही उन्हें भारत की तरफ से वो आउट नंबर किया गया और साथ ही एक मुंह तोड़ करारा जवाब दिया गया, लेकिन शुरुआत थी, दिमाग में ज़रूर कुछ था। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इस समय में मार्च तक हम नहीं देखते हैं उस तरह के एरियाज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग हो। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग होना समझ आता है आशीष, लेकिन अचानक 300 सैनिकों का आ जाना एक ही टाइम पर, इसको लेकर और चर्चा और आगे पूरी स्ट्रैटेजी पर और चर्चा करने से पहले इस पूरे इलाके के बारे में समझ रहे हैं हम कि कैसे तवांग विवाद का एक पूरा इतिहास भी है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल, क्योंकि ये किस तरीके से चीन इस पूरे इलाके पर बुरी नजर रखता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, समीर, और तवांग भी चीन की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में ही शामिल है। बिल्कुल, और इसीलिए तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए। नजरें गड़ाए हुआ है चीन इस पर। 1954 से ही तवांग, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान पर चीन की पैनी नजर है। लहासा के बाद तिब्बती बौद्धों का सबसे बड़ा मठ तवांग में ही है और यही वजह है कि चीन की बहुत दिलचस्पी है इस इलाके में। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया था और 1986 से 87 में भी देखिए तवांग के पास किस तरीके से समुद्र रोग घाटी में ही चीन के साथ झड़प को लेकर भी खबरें आती रही थी। और इस बीच अब 36 साल बाद तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच ये झड़प किस तरीके से चीन की इस बुरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सोर्सेस के हवाले से भी अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां बर्फबारी की वजह से ही पीएलए को साजिश में मदद चीनी सैनिकों ने की है और खराब मौसम का फायदा उठाकर सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस भी जिस तरीके से किया जा रहा है, समीर, ये चिंता जरूर बढ़ाएगा कि कैसे घुसपैठ की ये कोशिश और कैसे इसको लेकर चीनी सैनिकों ने खराब मौसम का तो फायदा उठाया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस का एनालाइज करना भी महत्वपूर्ण है। इमेजेस को एनालिसिस उसका किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है और जानकारी अब ये मिल रही है तवांग झड़प पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि मौसम का फायदा उठाया गया है, पीएलए को साजिश में मदद की है इस वक्त इस इलाके में हो रही बर्फबारी ने। डीके पांडे साहब, किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है इस झड़प की और इस मौसम में चीनी सैनिकों के इस खौफनाक इरादे की। देखिए, उस क्षेत्र में मैंने वायु जो है सर्वेलेंस खुद किया है। अच्छा। और मैं जानता हूं कि बहुत कठिन होता है देखना ज़मीन पर कि बर्फ से जब पूरा स्नो बाउंड रहता है, सब तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर होती है, तो बहुत मुश्किल होता है। और ये वक्त जो है वो शुरू हो चुका है वहाँ पर बर्फबारी का। तो ऐसे क्षेत्र मौके पर अगर चाइना जो है इस महत्वपूर्ण इलाके के अंदर कब्जा कर लेता और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता, तो अगले 3 महीने 4 महीने तक कब तक ये खुलता कुछ कहानी आ सकती। लेकिन तब तक चीन जरूर ये दावा करता कि ये क्षेत्र मेरा है और नक्शे में वो परिवर्तन चाहता है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे और कब तक इसको सहते रहेंगे, क्योंकि वक्त है कि अब बैठकर हम इस पर जो है
बहुत तरीके से इसका इलाज करें, क्योंकि वक्त जो है इतना ज़ाया हो रहा है, दोनों तरफ जो है दिक्कतें हो रही हैं। समझते हैं कि मार्च तक पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता है, लेकिन राठौड़ सर मेरा सवाल ये है, क्या मौसम के लिहाज से भारत की तैयारियों को भांपने की ये कोशिश ही, ये क्या एक महज ड्राई रन था? देखिए, ये इलाका सुपर हाई एल्टीट्यूड कहलाता है, 17,000 फीट कम नहीं होता है और यहाँ पर ये स्नो बाउंड हो गया है, शुरू हो गई है बर्फ और ये मार्च तक रहेगी बर्फ। चीन के दो चीज़ें थी, या तो ये इन पे कब्जा कर ले और खुद बैठ जाए, या इस तरीके की कई घटनाएं अंजाम दे दे ताकि भारतीय सेना पूरे जाड़े इसी जगहों पर बंधी पड़ी रहे। ये दोनों में उसका फायदा था। तो ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसमें वो चाहता है कि भारत की सेना से अगर मैं लड़ूं नहीं तो कम से कम और ज़्यादा ट्रूप्स लाके डिफेंसिव रोल में डाल दूं, क्योंकि डिफेंसिव रोल में ट्रूप्स डालने के बाद रसद और उनके ट्रूप्स, उनके बाकी सपोर्ट। ठीक है राठौड़ साहब, देखिए आप अपनी बात जारी रखिएगा। इस बीच एक अहम खबर और आ रही है, तवांग की तरह और हमले कर सकता है चीन। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कर दिया गया है अलर्ट। एलएसी पर 2 से 3 जगहों पर झड़प की आशंका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। एलएसी पर 2 से 3 जगहों पर झड़प की आशंका अभी भी बरकरार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इस बाबत अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में चीन और हमले कर सकता है, ये आशंका बरकरार है। इसीलिए समीर हमने ये बात की, क्या मौसम के लिहाज से भारत की तैयारियों को भांपने की चीन ये कोशिश कर रहा था? राठौड़ सर आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां तवांग मामले पर ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित का भी बयान आया है कि इतनी बड़ी खबर भी सूत्रों के माध्यम से। सरकार कहां है? मामले पर सरकार का आधिकारिक वक्तव्य क्या है? देश को विश्वास में लेकर चीन को सबक सिखाइए। ये भी है कि ये घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सूत्रों के माध्यम से चलाई गई है। 3 दिन का डिले क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार का जो महिमा मंडन होना था वो हुआ। और एक बात और, इस पर आधिकारिक वक्तव्य क्या है? सरकार का, विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का? कुछ नहीं, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से खबर चला दो। मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए। तो पूरा का पूरा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और डिमांड यह भी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। सरकार से जवाब मांगा है ऑपोजिशन ने कि तवांग झड़प जो है क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, एक एक डिटेल देश से साझा की जाए।